तो सेकेंड लेक्चर 2 है ये हम लोग का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। मुझे थोड़ा टाइम लग गया लेक्चर 2 अपलोड करने में, बट लेक्चर 2 में हम लोग का क्या क्या है टॉपिक। पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने सेल के बारे में बताया था, सेल थ्योरी के बारे में बताया था। इस लेक्चर में मैं बताऊंगी किसके बारे में, कि जो भी हम लोग के सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं, जो भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनके फंक्शंस जो भी होते हैं, ठीक, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं, एक मिनट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल के साथ केस ये है हमारा कि 3 चीज़ें ऐसी होती है ना जो बहुत ज़रूरी है सेल के लिए। एक तो उसका न्यूक्लियस, एक तो उसकी मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या होता है, साइटोप्लाज्म। चाहे कैसा भी सेल हो, ये 3 चीज़ें ज़रूर प्रेजेंट होती है। अब ऑब्वियस सी बात है, प्रोकैरियोट में प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, बट उसके अंदर का जेनेटिक मटीरियल जो ज़रूरी होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर बात करूँ यहाँ पे आगे, बात सिंपल सी है कि हमारे पास न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये 3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हम लोग शुरुआत करेंगे कि देखो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, समझो जैसा ब्रेन जैसा होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, बिना ब्रेन के हम रोबोट जैसा काम करेंगे, न्यूक्लियस के साथ भी वही है, वो सेल का ब्रेन है। बिना न्यूक्लियस के सेल बर्बाद है, ऐसे समझो। सेल मेम्ब्रेन की बात करें, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, अगर हम सेल वॉल को हटा दें जो कि कुछ में ही प्रेजेंट होती है। जो मेन जो भी प्रोटेक्शन का काम होता है वो सब कौन मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। साइटोप्लाज्म का केस के, साइटोप्लाज्म समझो वो जगह है जहाँ पे सारे ऑर्गेनेलीज क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं सारे ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग शुरुआत करते हैं, पहली चीज तो समझ लो कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज होते क्या है, इसे अगर हम शुरुआत करें तो समझो जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर के ऑर्गन्स, लिटिल ऑर्गन हम कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, हम लोग के ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। उनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेफिनेट फंक्शन होता है, ठीक। तो ये 3 चीजें क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है प्रॉपर, ठीक है। ऐसे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये कैसे पार्ट्स होते हैं, लिविंग पार्ट्स होते हैं। कैसे पार्ट्स होते हैं, लिविंग पार्ट्स होते हैं। समझ में आई मेरी बात। अब हम लोग की शुरुआत है ये ऑर्गेनेलीज के बारे में, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं। अगर मैं कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम बताऊँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल है, ठीक है। लाइसोसोम्स हो गया, गोल्गी बॉडीज हो गया, न्यूक्लियस भी हो गया, ठीक है। ये कुछ टाइप के और भी एक्सेट्रा टाइप के क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, सेल मेम्ब्रेन करेंगे। सेल मेम्ब्रेन जो होती है समझो वो एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो मेन प्रोटेक्शन का पार्ट होती है, और हर एक सेल में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है, जिंदा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। लिविंग मेम्ब्रेन होती है, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फाइन पोर्स आर प्रेजेंट, जो सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट करने में भी मदद करती है, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ लाइपो प्रोटीन्स, किसकी बनी होती है, लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। अब इसकी ना परमिएबिलिटी की बात करते हैं। परमिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, परमिएबिलिटी का मतलब हुआ होता है कि कोई भी चीज़ों को अंदर या बाहर लाने की कैपेबिलिटी, मतलब क्या हो कि अगर मान लो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, तो कितने सब्सटेंस इसमें से बाहर जा रहे हैं, कितने सब्सटेंस इसमें से अंदर आ रहे हैं। अब वो किसके थ्रू जाएंगे, पोर्स के थ्रू अंदर या बाहर करेंगे। बट क्या सबको आने जाने दे रहा है, या वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि इतने कोई आने देंगे, इतने कोई जाने देंगे, यही क्या होती है, उसकी परमेबिलिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या होता है,
सिलेक्टिवली परमेबल होता है, या हम उसको क्या कहते हैं, सेमी परमेबल कहते हैं। मतलब इट ओनली अलाउज, क्या हम लिख सकते हैं, क्यों हम उसको सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं, बिकॉज इट ओनली अलाउज ओनली सिलेक्टेड substances to pass थ्रू इट। ये क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ये अपने से क्या करता है, पास करने देता है। हर चीज को पास करने नहीं देता, कुछ को पास करने देगा, कुछ को पास करने देगा। इससे मैं बताती हूँ कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है, वाटर को पास करने देगा, ठीक है, लेकिन क्या शुगर को पास करने देगा, नहीं पास करने देगा, ठीक। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। दूसरी चीज की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये क्या होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, ठीक। लिविंग मेम्ब्रेन होती है, प्रोटेक्शन में मदद करती है, ठीक है। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में चीजें होगी। आगे अगर और एक और बात जान लो, ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये अभी वैसे हो सकता है तुम लोगों को ना बताया जाए, बट मैं तुम लोगों को एक चीज समझाती हूँ, दिखाती हूँ कि एक्चुअली में ये जो एक मेम्ब्रेन जिसको हम लोग दिखाते हैं, होती कुछ ऐसी बनी, ठीक। तो ये कैसी स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन, देख रहे हो, एक मेम्ब्रेन ये, एक मेम्ब्रेन ये। तो ये ब्लू वाले हम लोग सिंगल लाइन बना के दिखा देते, बचपन से बताया नहीं जाता है इस वजह से, वरना होती कैसे, ऐसे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या होती है, सेल वॉल होती है हमारी, ठीक है। अब अगर मैं सेल वॉल की बात करूँ, सेल वॉल ना एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, कैसी मेम्ब्रेन होती है, नॉन लिविंग मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। मतलब कि ये सिलेक्ट नहीं कर पाएगी कि कौन आ रहा है कौन, भाई कोई लिविंग होगा तभी ना वो कॉन्शियसली डिसीजंस ले पाएगा, जब ये लिविंग ही नहीं है तो ये कॉन्शियसली डिसीजंस कैसे लेगी, नहीं ले पाएगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है कि ये इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल नहीं है, ये फुल्ली परमिएबल है, किसी को आने देगा, किसी को नहीं आने देगा। और ये किसकी बनी हुई होती है, जैसे प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है, इन प्लांट्स सेल्यूलोज की बनी होती है, इन फंगस किसकी बनी होती है पता है, काइटिन की बनी होती है, ठीक है। तो अलग अलग बैक्टीरियाज में पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो सेल वॉल का कंपोजिशन मैटर करता है, और जिन ऑर्गेनिजम्स पे सेल वॉल होती है उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से मिलती है, सेल, क्योंकि सेल वॉल का और कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम है। सेल मेम्ब्रेन करती है प्रोटेक्शन, बट उतनी हाई लेवल की प्रोटेक्शन नहीं करती जितनी हाई लेवल की हमारी कौन करती है, सेल वॉल करती है। बाकी सेल वॉल और किन चीज़ों में हेल्प करता है, शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के कोई काम में कोई दिक्कत कॉज नहीं करेगी, क्योंकि ये कुछ रोक रोक या ले जा ही नहीं सकता है। ये क्या कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, शेप रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन अपना जैसे काम करती है वो करेगी, ठीक। और ये क्या होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, ठीक है। कोकोनट हो गया, जूट हो गया, कोकोनट फाइबर हो गया, कॉटन हो गया, ये सब में क्या होता है, डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सब डेड सेल्स होते हैं किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से। समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई जो हमें पढ़नी थी सेल वॉल के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हुआ, नेक्स्ट जो है हेडिंग वो हमारी क्या होती है, वो होती है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म समझो वो बेस लिक्विड, ये अगर हमारा सेल है तो सेल के अंदर जो बेस लिक्विड है इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं कि वो सेमी लिक्विड सब्सटेंस है, ठीक है। हल्का लिक्विड ही होता है, क्योंकि एकदम पानी भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं है कि एकदम हार्ड सॉलिड टाइप होता है, सेमी लिक्विड होता है। अगर हम लोग इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कैसा दिखेगा, कलरलेस दिखेगा, ठीक है। लगभग ट्रांसपेरेंट लगेगा, दिखेगा, तो मतलब पार्शियली ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ठीक है। वाटरी दिखेगा, क्योंकि पानी का अमाउंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितनी भी हमारे सेल के अंदर की केमिकल रिएक्शंस होगी वो कहाँ हो रही होती है, साइटोप्लाज्म में। तो ऑल केमिकल की जगह मैं मेटाबॉलिक रिएक्शन देती हूँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑफ सेल टेक्स
प्लेस हियर। तो ये क्या हो गया, इसका फंक्शन हो गया, ठीक है। और ये क्योंकि ये लिविंग होता है, ये कैसा होता है, लिविंग होता है, इसलिए ऑलवेज इन मोशन, हल्का हल्का ही मूव करेगा, लेकिन हमेशा हल्का हल्का क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो इसका फंक्शन हो गया कि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी रिएक्शंस हो रही होती है वो होती है। सारे के सारे ऑर्गेनेलीज किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग का साइटोप्लाज्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सेल ऑर्गेनेली में। पहला सेल ऑर्गेनेली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, ई आर। ई आर का फुल फॉर्म क्या होता है, ई आर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ईआर का फुल फॉर्म। अब ईआर जो होता है ये बहुत ज़्यादा ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो हमें ट्यूब लाइक लिखेगा। और ये कैसा नेटवर्क होता है, इररेगुलर नेटवर्क होता है, ठीक है। कैसा होता है, इररेगुलर नेटवर्क होता है। बाकी ये डबल मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैसे दिखता है, जैसे अगर ये हमारा न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड ये ऐसे प्रेजेंट होगा, ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक। तो ये कैसा ट्यूब जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। तो और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, अराउंड न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म, पूरे में उसी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। अब आगे देखते हैं। आउट देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर ध्यान दो तो ये वाला पार्ट किससे अटैच है, न्यूक्लियस से अटैच है, और बाहर वाला किसके कांटेक्ट में, साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में, ठीक है। तो उसका एक एंड जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन, मतलब अगर देखा जाए तो ये बाहर ऐसी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है कनेक्टेड, और इनर साइड जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो अगर हम देखना चाहे तो आउटर साइड टूवर्ड्स, या अगर कनेक्ट है तो टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और इनर साइड टूवर्ड्स, या टूवर्ड्स क्या, इनर साइड कनेक्टेड भी लिख सकते हैं, कनेक्टेड टू क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में है मेरी बात, ठीक। तो ये हमारा पूरा चीज होगी कि आउटर साइड जो होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, इनर साइड जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होता है, बस, ठीक। अब बाकी अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा ईआर होता है वो दो टाइप का होता है। ईआर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है आर ई आर और एक होता है एस ई आर। आर ई आर, एस ई आर क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और आर ई आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो ये होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सिंपल भाषा में। अब अगर मैं बात करूँ अंतर क्या है दोनों में, क्यों ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्यों वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ई आर जो मैंने बोला कि दो टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन ई आर। तो ई आर के ऊपर क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, अगर ये मैं बताऊं तो इसके ऊपर इस तरीके से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको आर ई आर कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ, ये अगर है तो ये इसी तरीके से प्रेजेंट होगा बिना किसी राइबोसोम के। अब अगर तुम लोग को पता हो कि राइबोसोम जो होता है उसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, तो पता है आर ई आर का फंक्शन भी क्या होता है, ओवरऑल आर ई आर का फंक्शन होता है फॉर्मेशन या सिंथेसिस भी कह सकते हैं ऑफ प्रोटीन। अब लेकिन इसके पास तो नहीं प्रेजेंट है राइबोसोम्स, इसका काम क्या होता है, लिपिड
सिंथेसिस करना। ठीक, तो इसका काम होता है लिपिड्स की सिंथेसिस करना और इसका काम क्या होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन का। बाकी ओवरऑल अगर हम लोग बोलते हैं तो ईआर का ओवरऑल फंक्शन क्या होता है? ईआर का ओवरऑल फंक्शन होता है कि प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू सेल। क्या मतलब हुआ भाई? पूरा सेल है हमारा, जैसे हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो पूरा सिस्टम बनाता है, एक ढांचा टाइप प्रोवाइड करता है। ईआर भी वही काम करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात ये जान लो कि जैसे फैक्ट्री होती, मतलब एक सिस्टम होता है पूरा सेलुलर सिस्टम, जो मैं भी ईआर गोल्गी इन सबका बताऊंगी। ईआर जैसे हम लोग कहते हैं ना फैक्ट्री है, मैं मान लो मैं कहूँ कि मेरी कोई फैक्ट्री है, मैं सामान बना रही हूँ, अब मैं ही पैकेजिंग करके थोड़ी घर घर पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ सामान बना के एक आगे बॉडी को दे दूंगी, आगे वाली बॉडी उसको पैकेज करेगी और घर घर पहुंचाएगी। समझो वो फैक्ट्री वाला काम कौन कर रहा है? ईआर कर रहा है। ईआर क्या क्या बना रहा है? प्रोटीन बना रहा है, लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा है, जिसमें से आरईआर जो होगा मतलब रफ एंडोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी सिंथेसिस कर रहा होता है? लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा होता है। ठीक है, अब आगे अगर मैं इस बारे में बात करूं तो होता क्या है कि हमारा जो ये पूरा सिस्टम होता है फ्रेमवर्क इनको प्रोवाइड कर रहा होता है, पूरा ट्रांसपोर्ट का काम, स्टार्टिंग करने का काम करता है। अब देखो, मैं लोकेशन अगर बनाऊं तो मेरा ये न्यूक्लियस होता है और इसी के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? ईआर प्रेजेंट होगा। ठीक, इस तरीके से ईआर प्रेजेंट होगा। अब ईआर में कुछ ईआर हो सकते हैं जो कैसे होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक वाले होंगे। ठीक ठीक, और कुछ क्या होंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वाले होंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसने क्या बनाया? इसने बनाया प्रोटीन, ऐसे लिख देती हूँ, इसने बनाए प्रोटीन्स और इसने क्या बनाए? लिपिड्स, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन्होंने प्रोड्यूस कर दिए। अब आगे क्या होगा? ये प्रोटीन और ये जो लिपिड्स हैं ये कहाँ ट्रांसफर होंगे? ये दोनों ट्रांसफर होंगे किसमें? गोल्गी बॉडीज में। किसमें ट्रांसफर होंगे? गोल्गी बॉडीज में ट्रांसफर होंगे। ठीक, तो प्रोटीन्स हो गए और लिपिड्स हो गए, किसमें ट्रांसफर हुए? गोल्गी बॉडीज में चले गए। ठीक, अब गोल्गी बॉडीज जो होती हैं, ऐसे समझो कि गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग का काम करती है। किसका काम करती हैं? पैकेजिंग का काम करती है, डिलीवरी सिस्टम वाला काम करती है पूरा। ठीक है, ये अब देखो मैं ये वीक सिस्टम समझा दी, अभी मैं एक एक करके गोल्गी बॉडीज भी समझाऊंगी। तो समझ गए ना कि यहाँ से प्रोटीन निकला, यहाँ से लिपिड निकला और वो किसके पास चला गया? गोल्गी बॉडीज के पास चला गया। अब डिटेल में हम लोग किसके बारे में समझते हैं? गोल्गी बॉडीज के बारे में समझते हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडीज के बारे में बात करते हैं। तो गोल्गी बॉडीज जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स मतलब बता रही हूँ, ग्रैन्यूल्स होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं, ऐसे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब अगर तुम लोग देखोगे ना तो गोल्गी बॉडीज ऐसे ऐसे वेसाइकल्स के फॉर्म में होते हैं, इनको वेसाइकल्स कहते हैं, इन सब के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ये जो बनाते हैं इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टर्ने कहते हैं। ठीक है, ये सिस्टर्ने, तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? सिस्टर्ने। ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस वॉल्स होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? सिस्टर्ने। दीज आर ट्यूबुलर मेम्ब्रेनस वॉल्स। ठीक है, इनको हमने क्या बोला? सिस्टर्ने बोला। ठीक है, छोटे छोटे विसाइकल्स, इनको हम क्या नाम देते हैं? विसाइकल्स बोल देते हैं। ठीक, तो ये फॉर्म्स होते हैं गोल्गी बॉडीज के। ठीक है, वैक्यूल्स भी इन्हीं टाइप के स्ट्रक्चर से बना होता है। अगर जो गोल्गी बॉडीज की मैं बात कर रही हूँ, इनको हम प्लांट्स में क्या बोलते हैं? डिक्टेओजोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं प्लांट्स में हम लोग इसको? डिक्टेओजोम्स कहते हैं। स्पेसिफिकली प्लांट में हम क्या बोलते हैं? इसको डिक्टेओजोम्स कहते हैं। बाकी इसके फंक्शन क्या होते हैं? इनके फंक्शंस क्या-क्या होते हैं? इनके फंक्शंस पहले तो तुमने देखा, मैंने बोला था कि प्रोटीन और लिपिड्स किसके पास आते हैं? गोल्गी बॉडीज के पास। तो गोल्गी बॉडीज इसके बाद इसका क्या करेगी? पैकेजिंग करेगी। पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट करती है, में हेल्प करती है। ठीक है, टू डिफरेंट साइट ऑफ सेल, विद इन भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या हुआ? नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होता है? ठीक, ये जो है सिक्रीशंस में भी रिलीज करने में भी मदद करती है। भाई अब
पैकेजिंग ट्रांसपोर्ट के साथ साथ और क्या काम करती है? हेल्प इन सिक्रीशन ऑफ सेल। ठीक, तो पहली चीज तो पैकेजिंग में हेल्प करती है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, दूसरी चीज सिक्रीशंस ऑफ सेल में मदद करती है। तो ये सारा काम हमारा क्या हो गया? फंक्शन हो गया गोल्गी बॉडीज का। ठीक है, बाकी मैंने बता ही दिया कि डिक्टियोसोम्स किसको कहते हैं? प्लांट में गोल्गी बॉडीज का नाम क्या हो जाता है? डिक्टियोसोम्स हो जाता है। ये हो गया हमारा फंक्शन वाली चीज। नेक्स्ट क्या हो गया? होता क्या है कि जैसे कि मैंने बताया था कि ये अगर मेरा न्यूक्लियस है, इसके बाहर प्रेजेंट क्या है? ईआर प्रेजेंट है। ईआर ने क्या निकाला? प्रोटीन और लिपिड्स निकाले। तो प्रोटीन और लिपिड्स आगे क्या जाएंगे? प्रोटीन और लिपिड जाएंगे गोल्गी बॉडीज के बाद। गोल्गी बॉडीज ने क्या किया? इनकी पैकेजिंग की। अब ये चेक भी करता है कि अगर कोई सब्सटेंस खराब है कि नहीं है। अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस है जो खराब है, क्या है? खराब है मतलब डिफेक्टिव है, तो वो तो उसको साइट्स पे भेज नहीं सकता, तो वो किसको दे देता है? लाइसोसोम्स को दे देता है। सही वाला सामान को ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब क्या होता है? लाइसोसोम, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था? लाइसोसोम था। लाइसोसोम ने क्या किया? लाइसोसोम्स की बात करें, लाइसोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप्स हैं, एक स्ट्रक्चर के होते हैं। बाकी वेसिकल्स के फॉर्म में ही होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग बनाते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिस्ट्रॉय करना। किसको? अगर मान लो कोई ऐसा सब्सटेंस एंटर किया हुआ है जो क्या है? खराब है हमारे सेल के लिए, जो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, कोई फॉरेन सब्सटेंस भी अगर है तो उन सबको लाइसोसोम मारेगा। मतलब थोड़ा सा इम्यूनिटी टाइप का काम जो होता है सेलुलर लेवल पे, वो लाइसोसोम्स करता है। दूसरा तो हेल्प डिस्ट्रॉय एंड डाइजेस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस। दूसरा और क्या काम करता है? ये इसको ना हम लोग बहुत बढ़िया नाम देते हैं, सुसाइडल बैग्स। अगर वो सेल खुद में मरने की कगार पे पहुंचा होगा तो वो लाइसोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये लाइसोसोम बर्स्ट कर जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे में फैल जाएंगे और सेल मर जाएगा। अगर इसे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को, माने जैसे मैंने कहा कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट था, वो लाइसोसोम के पास चला जाएगा तो इसके अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही क्या करेंगे? उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो डैमेज करने में मदद करता है, सेल्स को खुद को मारने में मदद करता है, दूसरे सब फॉरेन सब्सटेंसेस को मारने में मदद करता है। ये सारा काम किसका होता है? हमारा लाइसोसोम का होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड ईआर प्रेजेंट था। ईआर जो है रफ वाला होगा तो प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, स्मूथ वाला होगा तो लिपिड्स प्रोड्यूस करेगा। दोनों के दोनों गोल्गी बॉडीज में इंटर करते हैं। गोल्गी बॉडीज पैकेजिंग करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, तो वो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट कर लेती है। अगर कुछ खराब हुआ तो वो लाइसोसोम को दे देती है। लाइसोसोम सुसाइडल वैल्व्स कहलाते हैं, इनका दूसरा नाम है सुसाइडल वैल्व्स। और ये हमारा पूरा सिस्टम था। अब जो जो ऑर्गेनली बचे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बचा है, एक बचा है सेंट्रोसोम्स, और बचा है प्लास्टिड्स, और क्या बचा हुआ है? न्यूक्लियस मेन तो। ठीक, तो ये कुछ ऑर्गेनलीज है जो हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और अगले लेक्चर में इसको, उसमें थोड़ा सा क्रोमोसोमल पार्ट है न्यूक्लियस का, वो कवर करके प्लांट सेल में डिफरेंस बता के हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।